गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें अति शिक्षण इस घटक का अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक रीड कर लेता हूँ, फिर आपको टॉपिक क्लियर करवाता हूँ। किसी पाठ या विषय को संपूर्ण रूप से सीखने के बाद उसका अध्ययन चालू रहता है तो उसे अति शिक्षण कहते हैं। किसी भी वस्तु को बार बार याद करते हुए अति शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अति शिक्षण किसे कहते हैं? किसी पाठ या विषय को संपूर्ण रूप से सीखने के बाद उसका अध्ययन चालू रहता है उसे अति शिक्षण कहते हैं। कोई भी पाठ या विषय है उसको अगर हम लोग संपूर्ण रूप से सीख लेते हैं, सीखने के बाद भी अगर उसका अध्ययन चालू रहता है तो उसे अति शिक्षण कहते हैं। या फिर किसी भी वस्तु को बार बार याद करते हैं तो उसे अति शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना टॉपिक? आगे चलते हैं। अध्ययनों से ऐसा सिद्ध हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय का अति शिक्षण करता है तो उसके पाठ का साहचर्य बहुत मजबूत बनता है और सीखी हुई वस्तु लंबे समय तक स्मरण में रहता है। ठीक है, अध्ययनों से ऐसा पता चला है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी विषय का अति शिक्षण करता है तो उसे वो पाठ का साहचर्य बहुत मजबूत हो जाता है और उसे लंबे समय तक वो याद रहता है, उसके स्मरण में भी रहता है। हम जब प्राथमिक विद्यालय में थे तब के गीत, काव्य, प्रार्थनाएं, अंक या संख्या सीखे वह बड़े होने पर सरलता से याद रह जाते। उसका कारण है कि उन विषयों का अति शिक्षण हुआ था। ठीक है, देखो हम लोग जब प्राथमिक विद्यालय में थे तब हम लोगों ने गीत, काव्य, प्रार्थनाएं, अंक या संख्या सीखी थी। बड़े होने पर हमें सरलता से याद हो जाते। ठीक है, ये लगभग टॉपिक हमारा कल हो चुका था। ठीक है, मैं सीधा मेन टॉपिक पे चलता हूँ। आंतरिक विरुद्ध लगातार पद्धति। हमने देखा कि परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए छात्र अधिकतर रट्टे, परंतु स्मरण के विषय में अध्ययनों द्वारा देखा गया कि किसी अध्ययन सामग्री को एक ही बार घंटों तक जरा भी आराम के विराम लिए बिना याद करते उसे सामग्री की अलग अलग बैठकों में बांट कर करने से उसका अच्छा परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, देखो अब आंतरिक पद्धति में क्या करें। हमने देखा कि परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए छात्र अधिकतर रटते। ठीक है, यानी छात्र क्या होता है, जैसे एग्जाम आती है, एग्जाम में उन्हें अच्छा परिणाम लाना होता है तो अच्छा परिणाम लाने के लिए वो बड़े पैमाने पर रटते हैं, रट्टा मारते कंटिन्यू। परंतु स्मरण के विषय में अध्ययनों के द्वारा देखा गया कि किसी भी अध्ययन सामग्री को एक ही बार घंटों तक अगर हम लोग रटते रहते हैं तो हमें वो विराम ले बिना अगर हम लोग कंटिन्यू उसे रटते रहेंगे तो हमें वो कंटिन्यू याद रह जाता है और उसका परिणाम भी हमें अच्छे से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरीकृत पद्धति के कौशल सीखने तथा तथ्यों की जानकारी का शिक्षण दोनों में उपयोगी। संगीत की शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी जानता है कि एक सप्ताह में एक दिन लगातार अध्ययन करने के बजाय प्रतिदिन 1 घंटा अध्ययन करने से अधिक लाभ होता है। संगीत की शिक्षा लेने वाला अगर कोई विद्यार्थी है वो जानता है कि एक सप्ताह के में एक दिन अगर मैं लगातार अध्ययन करता हूँ तो उसके बजाय अगर प्रतिदिन 1 घंटा लगातार अध्ययन करता हूँ तो मेरे लिए बेटर माना जाएगा। नियमित अध्ययन करने वालों को संगीतकार कहते हैं, जो रियाज करेगा वही राज करेगा। नियमित अध्ययन करने वाले जो होते हैं उन्हें संगीतकार कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। ठीक है, याद रखना। आगे मनन विरुद्ध पुनर्वाचन। मनन विरुद्ध पुनर्वाचन में मनन अधिक लाभकारी है। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते समय लगातार पाठ्य पुस्तक या नोट्स पढ़ते रहते हैं, परंतु विषय में शोधनकर्ताओं से जानने को मिलता है कि यदि अपने अध्ययन क्रम में से थोड़ा समय मनन को देता तो पुनर्वाचन अच्छी तरह से कर लेते। ठीक है, मनन विरुद्ध पुनर्वाचन। हम लोग देखते हैं कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते समय लगातार पाठ्य पुस्तक या नोट्स पढ़ते रहते हैं, परंतु इस विषय में शोधकर्ताओं ने जानकारी हासिल की कि आप अध्ययन क्रम में थोड़ा भी समय देते हो, मनन लगाते हो तो उसका पुनरावलोकन आप लोग अच्छे से कर सकते हो। उदाहरण, आप एकाध पृष्ठ पढ़कर मनन करो और उसके बाद पुनरावलोकन का अध्ययन करो तो उसके लाभ हो सकते हैं, और उसके बाद फिर से पढ़कर मनन करें तो इसे आगे गाड़ी चलने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको उदाहरण बता रहे हैं कि आपको एक पृष्ठ पढ़ना है, उसका मनन करना है, फिर उसका पुनरावलोकन करना है, फिर अध्ययन करना है। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको बड़े पैमाने पर बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, आगे चलते। AI गेट्स नाम के मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए एक जैसा समय बांटने वाले अलग अलग समूह का अध्ययन किया। कितने समूह ने मनन को अधिक समय दिया तो कितने समूह ने पुनर्वाचन को अधिक समय दिया था। इस अध्ययन के अंत में देखने को मिला कि जिन्होंने अपने अध्ययन में पुनर्वाचन का प्रतिशत 20% जितना रखकर मनन के प्रतिशत 80% जितना बढ़ा है वे पुनर्वाचन में 2 से 3 गुना इजाफा कर सके। ठीक है, यहाँ पे देखो मनन और पुनर्वाचन दोनों के बारे में जानकारी दे दी है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि अध्ययन में पुनर्वाचन की प्रतिशत 20% रहता है जबकि मनन प्रतिशत 80% जितना रहता है। ठीक है, यानी इसमें हमें कुछ चेंज हो सकता है, हमें मनन के साथ पुनर्वाचन भी करना चाहिए। ठीक है, अब विद्यार्थी मित्रों आगे चलते। प्रथम अक्षर आयुक्ति। यदि हमें काफी मात्रा में जानकारी या प्रश्नों के उत्तर याद करने हो तो शब्द अथवा शब्द समूह बता देंगे जिससे सरलता से याद हो जाता है। जैसे कि इंद्रधनुष के 7 रंग योग्य क्रम में याद रखने के लिए बैनी, आहन, पिनाला शब्द तैयार हो जाता है। ठीक है, प्रथम अक्षर प्रयुक्ति। अगर हम लोग काफी मात्रा में कोई जानकारी याद करें,
ठीक है। तो शब्द समूह बनाते हैं तो हमें सरलता से याद हो जाता है, ठीक है। कोई भी जानकारी हम लोग शब्द समूह के माध्यम से सरलता से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है हमारा PQRST मेथड। इस पद्धति की खोज थॉमस और रॉबिन्स ने 1982 में की थी। ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है PQRST पद्धति की खोज किसने और कब की। तो PQRST पद्धति की खोज थॉमस और रॉबिन्स ने 1982 में की। इसका मुख्य उद्देश्य पाठ्यपुस्तक सामग्री क्षमता को बढ़ाने का है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो पाठ्यपुस्तक की सामग्री है उसकी स्मरण क्षमता को बढ़ाने का है। इस पद्धति का नामकरण निम्नलिखित 5 सीढ़ियों के प्रथम अक्षर से बना हुआ है। PQRST, P मीन्स प्रीव्यू, Q मीन्स क्वेश्चन, R मीन्स रीड, S मीन्स सेल्फ रेसिएशन एंड T मीन्स टेस्ट। ओके, अब चलिए उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला लेते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू यानी पूर्व दर्शन। इस अवस्था में व्यक्ति पाठ की विषय सूची का अवलोकन करता है, ठीक है। प्रीव्यू में क्या करता है, व्यक्ति पाठ की विषय सूची का अवलोकन करता है और उसके बाद पाठ के मुख्य शीर्षक और चित्रों की आकृति को ध्यानपूर्वक देखता है, ठीक है। सबसे पहले वो विषय सूची का अवलोकन करेगा, उसके बाद पाठ के जो मुख्य शीर्षक हैं और चित्र हैं उनको ध्यानपूर्वक देखेगा और अंत में अध्यापक सारांश को पढ़कर किसी अध्याय में शामिल सामग्री के विषय का अनुभव करता है और अंत में क्या करता है, उसके सारांश को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके सामग्री के विषय को अनुभव करता है। दूसरा क्वेश्चन। इस अवस्था में व्यक्ति विभाग के शीर्षक तथा उसके भीतर गौण शीर्षकों को पढ़कर उसके प्रश्न के रूप में उल्टा करता है। इसमें क्या होता है, वह व्यक्ति विभाग के शीर्षक और उसके भीतर जो गौण शीर्षक है उसे पढ़कर उसके प्रश्नों को रूप में उल्टा करता है। उदाहरण, शीर्षक का नाम शिक्षण और परिपक्वता है तो विद्यार्थी उसे प्रश्न के रूप में बदलते हैं, ठीक है। शिक्षण और परिपक्वता एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंधित है, ठीक है। यानी इसमें क्या करते हो, जो भी व्यक्ति रहता है वो क्वेश्चन को क्या करता है, सबसे पहले शीर्षक, उसका भाग और उसके जो गौण शीर्षक है उसे पढ़ता है और प्रश्न के रूप में उसे उल्टा करता है, ठीक है। यानी प्रश्न के रूप में उसे बदल देते हैं। आगे चलते हैं रीड, जिसे हम लोग वाचन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति विविध सामग्री का वाचन करके मुख्य शब्द और वाक्यों को रेखांकित करता है, साथ ही प्रथम अवस्था में बने हुए प्रश्नों को उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, विविध सामग्री का वाचन करके मुख्य शब्द और वाक्यों को रेखांकित करता है और साथ ही वो प्रथम अवस्था में बने हुए प्रश्नों को उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। आगे चलते हैं सेल्फ रेसिएशन, जिसे हम लोग स्वपठन स्वमनन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति विभागों को पढ़कर उसके मुख्य ख्यालों और विचारों को मनन के रूप में करता है, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, जितने सारे विभाग है उसे पढ़कर उसके मुख्य ख्याल और विचार है उसका मनन करता है। इस प्रकार आत्मपठन से व्यक्ति अपने स्मरण की किमिया और विशेषण को पहचान कर स्मरण को अच्छी तरह से संगठित करता है। इस तरह से क्या होता है, व्यक्ति आत्मपठन की सहायता से अपने स्मरण की कमियां और विशेषण को पहचानता है, स्मरण को अच्छे से संगठित करता है। इस प्रकार व्यक्ति एक विभाग को पूरा करके विभाग को QRS की प्रक्रिया में परिवर्तन करता है। व्यक्ति क्या करता है, इस विभाग को पूरा करके QRS की प्रक्रिया को परिवर्तन करता है। और अंत वाला टॉपिक है टेस्ट। इस अवस्था में व्यक्ति अध्याय या पाठ पूर्ण अध्ययन करने के बाद भी कितनी मात्रा में याद हुआ है उसका स्वयं पुष्टि करने के लिए कसौटी लेता है अथवा समीक्षा के द्वारा उसके मुख्य तत्वों का पुनरावलोकन करके ज्ञान का निरीक्षण करता है। टेस्ट में क्या हो रहा है, इस अवस्था में व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कोई अध्याय या पाठ का पूर्ण अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद वो कितनी मात्रा में याद हुआ है उसका स्वयं पुष्टि करने के लिए वो टेस्ट लेता है और टेस्ट लेने के बाद वो मुख्य तत्वों का पुनरावलोकन करके ज्ञान का निरीक्षण करता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, क्लियर हुआ। यानी PQRST, P का मतलब होता है प्रीव्यू, Q का मतलब होता है क्वेश्चन, R का मतलब होता है रीड, S का मतलब होता है सेल्फ रिसिएशन एंड T का मतलब होता है टेस्ट। तो हम लोगों ने PQRST इस मेथड का अध्ययन किया है। विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आने वाले पीरियड में हम लोग चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करेंगे, भाषा और प्रत्यायन। ठीक है, तो चलिए अगले पीरियड में कंटिन्यू मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।